इधर लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आने वाले हैं। वहीं ईवीएम मशीन की स्ट्रॉन्ग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी सिटी देहरादून का कहना है कि 19 अप्रैल को हमारा मतदान दिवस हो गया था। हमारे महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 2 जगह स्ट्रॉन्ग रूम बने हैं, जहां पर उनको सुरक्षित रखा गया है। उनको सील कर दिया गया था और जिलाधिकारी एसएससी समय समय पर ड्यूटियों को चेक करते हुए भी नजर आए। आपको जानकारी दे दें, जिलाधिकारी ने समय समय पर इस पूरे मामले पर अपनी गहन प्रक्रिया रखी है, अपनी नज़र भी पैनी रखी है। लगातार चेकिंग हो रही है। आपको बता दें कि 4 जून को लोकसभा के नतीजे आने वाले हैं और उससे पहले ये व्यवस्था इस तरह से दिखाई दे रही है। 19 अप्रैल को मतदान खत्म हो चुका है। वहाँ पर आपको बताते हुए चले कि कॉलेज में 2 स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं और दोनों ही स्ट्रॉन्ग रूम से कड़ी नज़र रखी भी जा रही है। जिलाधिकारी समय समय पर चेक करने के लिए भी पहुंच रहे हैं, निरीक्षण भी कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको बताते हुए चले कि कॉलेज में 2 स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं, जिस पर ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं। आपको एक बार फिर से बता दें, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आने वाले हैं। वहीं ईवीएम मशीन की स्ट्रॉन्ग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी सिटी देहरादून का कहना है कि 19 अप्रैल को हमारा मतदान दिवस हो गया था। हमारे महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 2 जगह स्ट्रॉन्ग रूम बने हैं, जहां पर उनको सुरक्षित रख दिया गया है। उनको सील भी कर दिया गया था और जिला अधिकारी एसएससी समय समय पर ड्यूटियों को चेक करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार ने 4 धाम यात्रा पर आने वाले सभी तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। इस दौरान हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन तरीके से पंजीकरण बंद कर दिए जाने से अब ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही श्रद्धालु 4 धाम यात्रा पर आ सकते हैं। आपको बता दें कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 4 धाम यात्रा पर देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की सुगम और सुविधाजनक यात्रा को लेकर अत्यंत गंभीर भी नजर आए। सीएम धामी सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा के लिए शासन प्रशासन के अधिकारियों से लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। साथ ही बता दें कि मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अनिवार्य पंजीकरण का आदेश जारी किया है। देश में तीर्थयात्रियों से कहा गया है कि पंजीकरण के बाद ही यात्रा पर आए। बिना पंजीकरण के आने पर उन्हें बैरियर या चेक पॉइंट पर रोका जा सकता है। ऐसा होने पर उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि पंजीकरण होने पर वे निर्धारित तिथि पर ही यात्रा करें। जिस धाम की यात्रा पर आ रहे हैं उसी रूट पर जाएं। वहीं दूसरी तरफ यात्रा कराने वाले टूर और ट्रेवल्स एजेंसियों से भी ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि यात्रियों ने पंजीकरण कराया है या नहीं। शासनादेश में अपेक्षा व्यक्त की गई है कि सभी तीर्थयात्री यात्रा एडवाइजरी का पालन करते हुए शासन प्रशासन का सहयोग करें। आपको बता दें कि हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण बंद कर दिया गया है। ये जानकारी आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आप भी केदारनाथ या ऋषिकेश के लिए निकले हैं और वहां पर जाने वाले हैं तो जाने से पहले ही अपना ऑनलाइन तरीके से पंजीकरण कर ले। आपको बता दें कि क्योंकि ऑफलाइन पंजीकरण बंद हो चुका है, वहां जा कर के आपका समय नष्ट ना हो, इसीलिए आप निकलने से पहले भी उसको पंजीकृत कर सकते हैं। तो आप भी इस तीर्थ यात्रा पर निकलने से पहले ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण करा लें। आपको बता दें कि तमाम
सुविधा को लेकर के सीएम धामी पूरी तरह से सजग नजर आ रही हैं। वो लगातार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं और एक के बाद एक नए नियम कानून पर भी निर्देश दे रहे हैं। देश भर के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक चार धाम यात्रा पर सियासत भी शुरू हो गया है। अपेक्षा से ज्यादा श्रद्धालुओं का उत्तराखंड आना और व्यवस्थाओं का अचानक चरमरा जाना स्वाभाविक था, लेकिन विपक्ष को भी इस पर बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। साथ ही सरकार की कार्यप्रणाली पर ही कई सवालिया निशान उठाने शुरू कर दिए। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा का आरोप है कि व्यवस्थाओं के नाम पर तो सरकार फेल हो रही है, लेकिन अब चार धाम पर हो रही मौतों का आंकड़ा भी सरकार छिपा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि पूरे यात्रा के समय पूरे यात्रा मार्ग पर सरकार फेल नजर आई है और अब एक और मजाक सरकार कर रही है कि अकस्मात जिन श्रद्धालुओं की मृत्यु इस चार धाम यात्रा के दौरान हो जा रही है, उसको सार्वजनिक करने में भी सरकार अब चुप्पी साधे हुए है। एक तरफ सीएम धामी जहां लगातार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ व्यवस्थाएं इस तरह से चरमरा भी रही हैं, जिसकी कई सारी तस्वीरें हमने देखी है। अब विपक्ष इसी पर हमलावर नजर आ रहा है। लगातार उत्तराखंड में कांग्रेस अपनी प्रतिक्रिया देती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड में जिस तरह से एक के बाद एक बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं, श्रद्धालुओं के बीच जो एक कोहराम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उस पर सीधे तौर पर कांग्रेस ने निशाना साध दिया है और चार धाम यात्रा पर सियासत तेज हो चुकी है। इस सियासत को लेकर के लगातार कांग्रेस प्रवक्ता अपनी ओर से कई आरोप लगा रहे हैं। ताजा मामला में उन्होंने मौतों का आंकड़ा सरकार की ओर से छिपाया जा रहा है, ऐसा आरोप भी लगाते हुए नजर आए। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने धामी सरकार से चार धाम यात्रा प्राधिकरण के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। आपको बता दें कि गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया है कि सरकार ने यात्रा के शुभ अवसर को का प्रबंध चलते समस्या में बदल दिया है। इस बार सरकारी कुप्रबंधन के चलते यात्रा के पहले पखवाड़े में ही ये शुभ अवसर समस्या में बदल गया। यमुनोत्री यात्रा रूट पर प्रशासन को धारा 144 लागू करनी पड़ रही है। आगे उन्होंने कहा कि यात्रा की मुश्किलों के बावजूद सीएम और पर्यटन मंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। इधर यात्रा कुप्रबंधन के चलते देश भर में उत्तराखंड की छवि खराब हो रही है। आपको बताते चलें कि लोकसभा इलेक्शन के छठे चरण का आगाज हो चुका है। आज आखिरी दिन है जब चुनावी प्रचार यहां पर तमाम राजनेता कर सकते हैं। अब इस चुनावी प्रचार के थमने के बाद छठे चरण का चुनाव पर कल अंकुश लग जाएगा, लेकिन उससे पहले एक के बाद एक बड़े आरोप सीएम धामी के ऊपर लग रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम धामी आज दिल्ली में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले उन्होंने यूपी में कई सारी जनसभाएं की हैं। लगातार वो अन्य राज्यों में जाकर के जनसभाएं कर रही हैं और लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी की जीत हो ये सुनिश्चित करने के लिए वो अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश भी कर रही हैं। लेकिन अब उनके उन कोशिशों पर विपक्ष को हमला करने का एक मौका मिल चुका है। विपक्ष ने अपनी तरफ से ये सरकार पर आरोप भी लगा दिया है कि यात्रा को कुप्रबंधन के चलते समस्या में बदल दिया गया है। ये भी कहना है कि चारधाम यात्रा तो अभी शुरू ही हुई है और शुरुआत में ही इस तरह की तस्वीरें सामने आने शुरू हो चुकी है, जिससे कि आम जनता को, यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि कुप्रबंधन को लेकर के लगातार कई सारी बातें विपक्ष की तरफ से कही जा रही हैं।
खबर देहरादून से है, जहां डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस मुख्यालय में चार धाम यात्रा को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जरूरी निर्देश दिए। डीजीपी ने कहा कि मंदिर परिसर में लंबी लाइन लगवाने के बजाय वहां टोकन देने की व्यवस्था लागू की जाए। आपको बता दें कि यातायात का दबाव बढ़ने पर यात्रियों के लिए चिन्हित किए गए वहीं होल्डिंग एरिया का सबसे पहले निरीक्षण कर लिया जाए और होल्डिंग एरिया का मुख्य कस्बों के पास हो और वहां जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हो। तय किया गया है कि चार धाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं और वाहनों के आवागमन के लिए गेट सिस्टम तैयार किया जाए। वहीं पौड़ी गढ़वाल जिले में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है, जहां आसमान से आई इस आफत के बाद कई घरों और गौशालाओं में पानी भर गया। इस दौरान स्टेट हाईवे 32 पर 30 मीटर सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, जिसकी वजह से मार्ग बंद हो गया। जिला प्रशासन की ओर से तत्काल बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है और लोगों को मदद भी पहुंचाई जा रही है। आपको बता दें कि बुधवार शाम को पौड़ी गढ़वाल में मौसम ने करवट बदली और भारी बारिश हुई। यहां के सुखद और फरसाड़ी गांव में बादल फट गया, जिसकी वजह से गांव के कई घरों में पानी भर गया। वहीं सड़कों पर मलबा आने की वजह से लोगों को आवाजाही में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बारिश की वजह से किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। वहीं डीएम आशीष चौहान ने उप जिलाधिकारी श्रीनगर को तत्काल प्रभावित इलाके में पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग की टीम को भी प्रभावित क्षेत्र में रवाना कर दिया गया है। प्रशासन ने प्रभावित लोगों को तत्काल सुरक्षित जगहों पर ले जाने के निर्देश दिए हैं। लोगों की मदद के लिए डॉक्टरों की टीम को भी भेजा गया है। आपको बताते चले कि पौड़ी गढ़वाल में इस तरह की तस्वीर सामने आ चुकी है, जहां पर ये तमाम दिक्कतें खुल करके सामने आ रही है। आपको बताते चले कि एक तरफ जहां उत्तराखंड को विकास की नगरी के रूप में देखा जा रहा है, उत्तराखंड को इस रूप में देखा जा रहा है कि उत्तराखंड आगे चल करके बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर विकसित नज़र आएगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब ये भी तमाम तस्वीरें साफ हो चुकी है कि वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में कई सारे खामियाजे भुगतने पड़ रहे हैं। आपको बताते हुए चले कि डीएम आशीष चौहान ने उप जिला अधिकारी श्रीनगर को तत्काल प्रभावित इलाके में पहुंचने के निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग की टीम को भी प्रभावित क्षेत्र में रवाना कर दिया गया है। प्रशासन ने प्रभावित लोगों को तत्काल सुरक्षित जगहों पर ले जाने के निर्देश दिए हैं। लोगों की मदद के लिए डॉक्टरों की टीम को भी भेजा गया है और आगे व्यवस्था ठीक हो, इसकी यहाँ पर तमाम तरह से सुनिश्चित भी किया जा रहा है व्यवस्था। वहीं मौसम विभाग केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने आज प्रदेश के 5 जनपदों में बारिश का अनुमान जताया। उन्होंने बताया है कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 26 मई के बाद अधिकांश क्षेत्रों में बारिश देखने को मिलेगी। वहीं उन्होंने बताया कि चार धाम में भी आने वाले 3 से 4 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना है। जहाँ तक बारिश की बात है तो पहाड़ों में थोड़ी बहुत बारिश मिल रही है। अंदर के डिस्ट्रिक्ट में अगर आज भी और कल भी मैं बात करूँ, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर की बात करें तो इसमें हल्की मध्यम बारिश जो कहीं कहीं पर या कुछ जगहों तक में वो मिल जाएगी। इसके अलावा जो और हिल्स का एरिया बचता है जिसमें कि और डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे, केवल प्लेन्स के छूट जाते हैं, तो छुटपुट एक्टिविटी हल्की या बहुत हल्की की वहाँ पर भी वो देखने को मिलेंगी। और ये चीज़ें तो आगे भी दिख रही कि जो है 25-26 तक भी दिख रही है और जो बढ़ोतरी है 26 के बाद उसमें होनी चाहिए। जो रेनफॉल एक्टिविटी अगर बात करें तो 26 के बाद जो करीब तभी जो है अनेक जगहों तक अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में और जो बाकी हिल्स में देखें तो वहाँ पर भी कुछ जगहों तक में वो हो जाएगी, हल्की मध्यम तक की बारिश है 26-27 से बढ़नी चाहिए। तो
तो इस तरह का सीन दिख रहा है। तो जो जहाँ तक बारिश की बात है तो पहाड़ों में थोड़ी बहुत बारिश मिल रही है। अंदर के डिस्ट्रिक्ट में अगर आज भी और कल भी मैं बात करूं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर की बात करें तो इसमें हल्की मध्यम बारिश जो कहीं कहीं पर या कुछ जगहों तक में वो मिल जाएगी। इसके अलावा जो और हिल्स का एरिया बचता है जिसमें कि और डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे, केवल प्लेन्स के छूट जाते हैं, तो छुटपुट एक्टिविटी हल्की या बहुत हल्की की वहाँ पर भी वो देखने को मिलेंगी। और ये चीज़ें तो आगे भी दिख रही कि जो है 25-26 तक भी दिख रही है, और जो बढ़ोतरी है 26 के बाद उसमें होनी चाहिए। जो रेनफॉल एक्टिविटी अगर बात करें तो 26 के बाद जो करीब तभी जो है अनेक जगहों तक अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में, और जो बाकी हिल्स में देखें तो वहाँ पर भी कुछ जगहों तक में वो हो जाएगी, हल्की मध्यम तक की बारिश है 26-27 से बढ़नी चाहिए। तो इस तरह का सीन दिख रहा है। तो जो जहाँ तक बारिश की बात है तो पहाड़ों में थोड़ी बहुत बारिश मिल रही है। अंदर के डिस्ट्रिक्ट में अगर आज भी और कल भी मैं बात करूं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर की बात करें तो इसमें हल्की। आज बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर तीर्थ यात्रियों को लेकर के तमाम तस्वीरें सामने आती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि तीर्थ नगरी हरिद्वार में कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह से ही मां गंगा का स्नान शुरू हो गया था। इस अवसर पर स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु धर्म नगरी हरिद्वार में स्नान करने के लिए आए हुए। ऐसी मान्यता है कि बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान का करने की गंगा पूजा के साथ ही अर्चना करने से असीम पुण्य का लाभ मिलता है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। आपको बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का हर की पौड़ी पर हुजूम उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं के यहां पहुंचने और गंगा स्नान करने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं प्रशासन ने संपूर्ण मेला क्षेत्र की 7 जोन और 18 सेक्टर में विभाजित कर अधिकारियों की तैनाती की। गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालु अलग अलग स्थानों से मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए धर्म नगरी हरिद्वार पहुंच रहे हैं और मां गंगा में स्नान कर पुण्य के भागी बन रहे हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं का कहना है कि आज के दिन गंगा स्नान करने से घर में सुख शांति आती है और आज के दिन दान पुण्य करने का भी महत्व बताया जाता है। इसीलिए मां गंगा से जो भी हम मांगते हैं वह सारी हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बुद्ध पूर्णिमा का स्नान का अपना महात्म्य है, इसीलिए इस दिन देश भर के श्रद्धालु यहाँ आके स्नान करते हैं। तो इसी की व्यवस्था के तहत हम लोगों के द्वारा कल ही सारे जो जोन हैं 7 जोन में बांटा और 19 सेक्टर में डिवाइड किया गया ताकि जो भी पार्किंग है, स्नान घाट है, सब जगह हमारी ड्यूटियाँ लगी है और जो श्रद्धालु आएंगे वो समय से अपने नहा के और चले जाएंगे ताकि घाट की व्यवस्था बनी रही है। आप विज्ञ होंगे कि पौड़ी या हर की पैड़ी जो है यहाँ हर कोई श्रद्धालु स्नान करना चाहता है, तो इसीलिए सबको आने दिया जा रहा है और स्नान करके तत्काल उनको बाहर आने के लिए ताकि अन्य लोग भी वहाँ स्नान कर सकें। देहरादून में लगातार ई रिक्शा का आतंक सड़कों पर देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो ई रिक्शा के कारण जगह जगह पर जाम लग जाता है क्योंकि ई रिक्शा चालक सड़कों पर कहीं भी अपने वाहन को खड़ा कर देते हैं और सवारी का इंतजार करते हैं। लेकिन अब परिवहन विभाग ऐसे ई रिक्शा चालकों पर कार्रवाई करने जा रहा है। वहीं ई रिक्शा शहर के अंदर जाम की स्थिति पैदा करते हैं। इस दौरान परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा की माने तो उनका कहना है कि ये एक सरकार की योजना है और इसके साथ ही ई रिक्शा या ऑटो चालकों को भी प्रचार प्रसार के माध्यम से बताया जा रहा है कि ये सेवा सिर्फ डोर टू डोर पब्लिक को लाने के लिए है। वो उसको इसी जगह संचालित करे जहां पर पब्लिक आसानी से आ जा सके। इसके साथ ही विकास नगर, हरिद्वार आदि शहरों में भी इसी तरीके से व्यवस्था बनाई जाएगी। ई रिक्शा या ई ऑटो जो कि आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप योजना है जिसके अंतर्गत ई व्हीकल्स को प्रमोट करना है। हमारे द्वारा शहर में इन वाहनों के माध्यम से कोई भी जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो या ऐसी जगह वो संचालित ना हो जिससे कि नॉर्मल ट्रैफिक के फ्लो में प्रॉब्लम आती हो। उसके लिए देहरादून शहर ने पहल करके एसएसपी महोदय के माध्यम से ऐसे 6 रूटों को प्रतिबंधित कर दिया था, जिस पर हमारी प्रवर्तन टीम और ट्रैफिक पुलिस लगातार कार्रवाई करती रहती है। इसके अलावा प्रचार प्रसार के माध्यम से भी हम ई रिक्शा और ई ऑटोज़ को बता रहे हैं